हेलो बच्चों, आज हम थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन ले रहे हैं। पीवाईक्यू फिजिकल केमिस्ट्री की अपनी सीरीज चल रही है। तो थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट सीरीज में लगभग 15 क्वेश्चन लेंगे। ऐसे करके हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे जो जेई और नीट में फ्रिक्वेंटली बार बार आ रहे हैं, है ना। और ये क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपके भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। तो अपने स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और इसका क्वेश्चन नंबर अपन 1 ले रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताने अपन को यहाँ पे। एंट्रोपी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अपन लिख रहे हैं इसका। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, डायमंड से अगर अपन ग्रेफाइट में जाएंगे तो क्या होगा। एंट्रोपी इंक्रीज कैसे इंक्रीज हो रही है। डायमंड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें बीच में क्या होता है, लेयर होती है, गैप होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल मूवमेंट का आसानी से, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसमें पार्टिकल इतने आसानी से मूव नहीं कर सकते, जबकि ग्रेफाइट में आसानी से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ना, जितना डायमंड क्रिस्टलाइन है उतना ग्रेफाइट नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जब भी डायमंड से ग्रेफाइट में जाएंगे तो हमारे पास एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज लिख रहे हो, पहला स्टेटमेंट सही है। वर्क इज पाथ फंक्शन, पाथ वर्क क्या है, पाथ फंक्शन, ये बात भी सही है ना। जैसे अपने पास कोई सिस्टम S1 से S2 में कोई सिस्टम जा रहा है, उसका अगर अलग अलग पाथ से जाता है, एक ये पाथ ले लें, एक ये ले लें, एक ये ले लें, ये W1 W2 और W3, ठीक है। ये प्रोसेस की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर W1 बराबर W2 बराबर W3, ये जो है ना, अगर ये स्टेट फंक्शन होते हैं तो ये आपस में बराबर होते हैं, बट ये कौन से हैं, पाथ फंक्शन है, इसलिए आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे अब और कौन है पाथ फंक्शन, अगर बात करें तो यहाँ पे हीट आती है और हीट कैपेसिटी आती है, ये भी पाथ फंक्शन होता है, ठीक है ना। हीट एंड हीट कैपेसिटी, ये भी पाथ फंक्शन है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब थर्ड ऑप्शन देखें इसके अंदर, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनामिक्स, एक होती है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट या साइज पे डिपेंड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज और अमाउंट पे इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करती, ऐसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में प्रेशर वगैरह आ जाता है, या फिर किसी भी सिस्टम की आइडेंटिटी आ जाती है, मतलब उसकी वो प्रॉपर्टी जो उसको कटने से, तोड़ने से, ऐड करने से चेंज नहीं होती, डेंसिटी टाइप की, ठीक है, इस टाइप की, कंसंट्रेशन टाइप की, इस टाइप की प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है। जबकि एक्सटेंसिव जितने भी एनर्जी की टर्म है, ठीक है, वो सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और अगर इन जनरल इंटेंसिव की बात करें तो अपने बॉडी का जो डीएनए होता है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का, तो उसका आप कितने भी टुकड़े कर दो, उसका डीएनए का जो है वो का वही कंपोजिशन रहेगा। इसका मतलब डीएनए क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक मैन, जो भी स्पेसिफिक मैन उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये अपने पास एंट्रोपी का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एनर्जी की टर्म ही है। तो यहाँ पे समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो ये वाला इसका चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड ये लिख दिया अपन ने,
कंपाउंड की एंथैल्पी व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड बाय इस कॉन्स्टिट्यूंट, मतलब ये अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है तो वो फॉर्मेशन की होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एलिमेंटल स्टेट से अगर बनता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन की एंथैल्पी बोलते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन भी होता है नो डाउट, बट हीट ऑफ रिएक्शंस के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वो क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। वहीं अगर बात करें, देखिए यहाँ पे इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बन रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब भी ऐसा है तो अपन क्या बोलेंगे, वो जो भी कुछ भी रिएक्शन हो रही है अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कुछ बनता है 1 मोल, तो हम उसके रिगार्डिंग हम क्या बोलते हैं कि वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन। अभी बताया पाथ फंक्शन क्या है, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, तो आंसर क्या जाएगा, 3rd ऑप्शन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। विच वन इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब इसमें स्टेट फंक्शन कौन सा है। अब बात करें, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो एंथैल्पी में चेंज होता है। ठीक है, एंथैल्पी। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या होता है, वो होता है अपने पास इंटरनल एनर्जी में चेंज। ठीक है, और एंथैल्पी, ठीक है, डायरेक्ट एंथैल्पी बोल रखा है, ये 3rd ऑप्शन भी सेम ही हो गया। तो मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही, तो ऑल ऑफ दीज सही है। ठीक है, ऑल ऑफ अबाउ जो लिख रखा है, समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। भाई थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी कौन सी, एंथैल्पी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के अंदर जो भी चेंज होता है वो सारी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है। वर्क ये क्या है, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं है। हीट भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये बाउंड्री पे वर्क करते हैं, मतलब ये प्रोसेस को बताने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोसेस को बताने वाले थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आते। जो सिस्टम के अंदर होते हैं वो क्या होता है, अगर बात करें वो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी होती है। तो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी आपको पता ही, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, तो आंसर क्या जाएगा, वर्क नहीं होगा। ठीक है, इसमें वर्क, जैसे कौन सा वाला 5वां क्वेश्चन है, 2 मिनट, 5वां क्वेश्चन है, 4था क्वेश्चन भी अपन ने कर ही लिया था। तो ये 5वां क्वेश्चन अपन ने देख लिया कि वर्क दे रखा है, जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं, हीट होती, वर्क, हीट और हीट, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी मान, है ना, ये अपने पास थर्मोडाइनमिक, ये जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है। समझ में आ गया होगा। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड, अगर बात करें कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम, तो प्रोसेस दे रखा है और ऑप्शन रिलेट करना है। ठीक है, अपन को ऑप्शन रिलेटेड टू प्रोसेस अगर बात करें, तो एडियाबेटिक का मतलब, तो पहला अगर बात करें तो यहाँ पे एडियाबेटिक में क्यू क्या होता है, 0 होता है। तो एडियाबेटिक में क्यू 0 होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अगर लिखें अपन क्यू 0 में, तो कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू, ये डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, डब्ल्यू होता है तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या जाएगा, इसमें 3 जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी में 3 गया, पी में 3, एक ही ऑप्शन दे रखा सेकंड वाला, तो सेकंड वाला सही हो सकता है। अब और देखते हैं आइसोबारिक का मतलब क्या है, क्यू के अंदर देखें, आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट होगा तो ये वाला अपन को कौन सा वाला बताएगा, आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक वाला अपन इसमें देखें, तो आइसोबैरिक में तो यहाँ पे अगर आइसोबैरिक के रिगार्डिंग देखेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी, ठीक है, वी अपन ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको करें अपन ऐसे लिख देते हैं,
ये इसका अगर इंटीग्रेशन कर देते यहाँ पे डब्ल्यू होगा और यहाँ पे तो एक तो बनेगा क्या माइनस पी डेल्टा वी और यहाँ पे एक बनेगा अपने पास इसी का माइनस के रिगार्डिंग बात करें वी डेल्टा पी ये तो कट जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा ये जीरो क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर के रिगार्डिंग तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है तो मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा वी तो अपने पास ये आंसर जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ये इसी में दे रखा है आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा जीरो है ना। तो आइसोपिक इसमें अपन आर देखें तो आर में क्या है डब्ल्यू बराबर क्या हो गया जीरो हो गया। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से बनेगा डेल्टा यू बराबर क्यू तो ये अपने पास आंसर जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसमें आ गया। उसी तरह देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दे रखा है एस वाला अपन देखें आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के रिगार्डिंग देखें तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटीग्रेशन से इक्वेशन बनती है तो यहाँ पे जो बनेगा W बराबर माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग। ठीक है, ये क्या होगा V फाइनल अपॉन V इनिशियल ये फार्मूला है डायरेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा ये फोर्थ ही जाएगा इसका। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया होगा, इजी था क्वेश्चन मैचिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड इज अकम्पेंशिएट बाय क्वेश्चन नंबर 7वां है इवोपरेशन के रिगार्डिंग बताना। द इवोपरेशन इंक्रीज इन एंथैल्पी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो अगर बात करें तो इवोपरेशन कब होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या इंक्रीज इन एंथैल्पी लिख रखी है, एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाद हीट देंगे तो एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होगा तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशंस होती हैं इवोपरेशन बढ़ाने के, सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, और भी विंड स्पीड बहुत सारी अपन कंडीशन ले सकते हैं। तो इवोपरेशन एक सरफेशियल फिनोमिना होता है जिसमें हर टेम्परेचर पे क्या होता है इवोपरेशन होता है। तो हर टेम्परेचर होता है बट टेम्परेचर बढ़ाने से इवोपरेशन बढ़ता है। तो एंथैल्पी इंक्रीज करेंगे तो होगा डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। जब वर्क होता है तो जो फ्री एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है। इंक्रीज इन एंट्रोपी, अब जैसी एनर्जी के साथ कोई चीज़ जाएगी तो रेंडमनेस बढ़ेगी तो क्या होगा एंट्रोपी भी क्या होगी इंक्रीज। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट क्या है सही है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ इरिवर्सिबल बोल रखा है एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए दूसरी डायरेक्शन में जाएगा नहीं। ये 8 क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाला। तो एक ही डायरेक्शन में जब भी आता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग तो ये क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब ये आप बोल सकते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू थी, क्या थी पॉजिटिव। तो हमेशा अगर इरिवर्सिबल कोई प्रोसेस है तो उसमें एंट्रोपी इनवर्स की ऑलवेज क्या होती है इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा पहला ही ऑप्शन। ठीक है, और कोई दिन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9th वाला। नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या है डेल्टा यू बराबर। ठीक है, ये अपन को बताना है। अब आइसोकोरिक के अंदर देखें तो आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है पहला ऑप्शन अगर देखें तो आइसोकोरिक में डेल्टा वी क्या होता है जीरो और डेल्टा वी जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे अपने पास U बराबर क्या आ जाएगा P डेल्टा वी और यहाँ पे भाई Q प्लस W और W इसको ऐसे लिख सकते हैं Q माइनस P डेल्टा वी। तो ये तो हो गया जीरो। तो डेल्टा U बराबर क्या है Q।
ठीक है। यहाँ पे अपन ये आइसोकोरिक बट ये वर्क तो है नहीं, क्योंकि वर्क पूछ रखा है। तो भाई आइसोकोरिक में डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू होता है, बट ये वर्क थोड़ी, ये तो हीट है ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड देखें तो आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक वर्क। आइसोबैरिक में अगर करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे अपन प्रेशर के रिगार्डिंग देख लेते हैं। डेल्टा यू क्यू प्लस ये डब्ल्यू, ये तो पूरा पूरा एज इट इज आएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर के रिगार्डिंग आ रहा था, मतलब ये दोनों मिक्स आ रहे हैं। तो हमें प्योर सिर्फ वर्क की बात करनी कि वर्क कौन सा वर्क इस डेल्टा यू के बराबर होगा। तो वर्क में इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें क्यू भी आ रहा है। तो फिर थर्ड वाला ऑप्शन देखें अपन, तो एडियाबेटिक में क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एडियाबेटिक में। तो डेल्टा यू बराबर ये वर्क आएगा, मतलब एडियाबेटिक वर्क जो होता है ना वो क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, तो अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया ना, तो मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर फिक्स हो गया। एंड वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब टू वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब, मतलब एक्सपेंड हो रहा है तो 10 से 20 हो रहा है। इट्स एब्जॉर्ब 800 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग से 800 जूल एनर्जी लिए। तो डेल्टा यू बताना है। तो अपन सॉल्यूशन अगर लिखेंगे इसका, तो अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से अपन देखें तो अपने पास क्या, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे एब्जॉर्ब हीट बता रखी, तो मतलब ये तो हो गया प्लस में। ठीक है, वहीं डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू कैसे निकालेंगे अपन अगर बात करें, तो डब्ल्यू निकालने के लिए माइनस पी डेल्टा वी, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा एक्सटर्नल और V2 माइनस V1। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे W, तो P एक्सटर्नल 1 atm है, ठीक है, इनटू क्या करेंगे अपन, इनको अगर करेंगे तो मतलब तो यहाँ पे 20 माइनस 10 करेंगे, और ये डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर ही होता है। ठीक है, तो इसको तो ATM लीटर लिख सकते हैं, ATM लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, -10 लीटर ATM, और 10 लीटर ATM को अपन को किससे, भाई क्योंकि यहाँ पे जूल में दे रखा है, तो 10 -10 लीटर ATM को अगर 101.3 जूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर ATM में क्या होता है, 101.3 जूल होता है। ठीक है ना, तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1013 जूल। और यहाँ पे क्या है कि एक्सपेंड हो रहा है, तो ये तो माइनस होगा, और क्यू क्या प्लस में, तो यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे डेल्टा यू, क्यू 800 प्लस का माइनस 1013 हो गया, तो ये जो आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस 213 जूल। तो आंसर जाएगा इसके अंदर थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या है, 11 ले रहे हैं। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इफ 20 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अपन ने हीट मतलब कितनी दी,
20 जूल। ठीक है, मतलब डेल्टा यू तो अपन लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स से। कितनी दी, क्यू दे रखा है 20 जूल। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रखा है, ये एंथैल्पी के रूप में 10 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। 10 जूल सिस्टम ने वर्क किया तो माइनस क्या हो जाएगा 10 जूल, -10 जूल, जूल में दे रखा है तो अपने पास क्या आंसर आएगा +10। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 10 जूल। डेल्टा यू में जो चेंजेज होगा वो कितना आएगा, द इंटरनल एनर्जी में चेंज वो कितना आएगा 10। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हो रहा है। ठीक है, इस वाले फार्मूले से हो रहा है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू से हो रहा है। ठीक है, इस वाले फार्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, द डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी इज आर। ये हम पढ़ रखे हैं, मेयर इक्वेशन है ना, असर्शन तो सही दे रखा है कि सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी जो होता है वो आर होता है। ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस आता है वो आ रहा है। बट ये किसके लिए, गैस के लिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर सॉलिड और लिक्विड के लिए निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट दोनों ही सेम आता है। ठीक है, सीपी और, क्योंकि आर गैस कांस्टेंट है तो ये गैस के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर बात है सीपी, बाकी अगर आपको सॉलिड और लिक्विड के लिए ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सीपी और सीवी बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। गैस के लिए सीपी ज़्यादा होता है और सीवी उससे कम होते हैं वैल्यू में। सीपी इज़ the heat capacity at constant pressure, Cp is the heat capacity at constant pressure, बात सही है। while Cv is the heat capacity at constant volume, यही बताया था, बात सही है। अब ये रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीजन सही नहीं है, क्योंकि ये अपन माइनस कर रहे हैं, आर आ रहा है तो ये कोई रीजन थोड़ी दे रखा है। इसने ये बता रखा है सीपी का मतलब क्या है और सीवी का मतलब क्या है। तो अपन क्या बोलेंगे, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो अपने पास इसमें स्टेटमेंट कौन सा जाएगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये वाला आंसर जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सीधा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 2 mole of an ideal gas expanded spontaneously in vacuum। अब 2 मोल गैस को आपने एक्सपेंड किया है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में तो, अब जब वैक्यूम में तो उसमें कोई एयर प्रेशर वगैरह कुछ है नहीं, तो किसके अगेंस्ट होगा, तो मतलब जब प्रेशर ही नहीं होगा तो किसी के अगेंस्ट वर्क होगा ही नहीं, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। वैक्यूम में या फ्री एक्सपेंशन जब भी आता है, वैक्यूम आता है, फ्री एक्सपेंशन आता है, या फिर किसी अगेंस्ट वर्क नहीं हो रहा है, तो हमेशा क्या आएगा, उसका वर्क जीरो ही आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे फोर्थ, तो ये जीरो आ जाएगा इसमें। ये तो बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ये तो फालतू को दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 14, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबली हो रही है, एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली, तो इसमें फार्मूला तो अपन नहीं लगा सकते हैं, आइसोथर्मली। ठीक है, डबल इट्स वॉल्यूम, डबल इट्स वॉल्यूम हो रहा है, पहले भी है तो उसका 2 भी हो जाएगा। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली, तो हमें वर्क बताना है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा -n RT नेचुरल लॉग वाला, V फाइनल, V इनिशियल। एक्सपेंड है तो माइनस वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। 1 मोल दे रखा, मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन बना रहे हैं अपन, n की वैल्यू 1, टेम्परेचर केल्विन में लेना है हमेशा, या केल्विन में दे रखा है। ठीक है, अब इसको
और आंसर जो दे रखा है अप्रोक्सीमेटली हमें लीटर में बताना है, लीटर एटीएम में। तो यहाँ से लीटर एटीएम में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मिनट। तो इसमें अपन को रखना है वैल्यू 1 इंटू आर, 2 लीटर एटीएम में अपन को रखना है। तो अपन यहाँ पे 0.08 ये 300। अब यहाँ पे अगर बात करें v इनिशियल को अपन ने 1 मान लिया, तो v फाइनल क्या होगा, डबल बोल रखा क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा। तो ln2 की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को जब इस सारा मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये अपने पास 17 लीटर एटीएम के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे अपना 17 पॉइंट, जिसे अपने पास लिखेंगे 17.1, ये आंसर दे रखा है, इसके बराबर होगा, ठीक है, लीटर एटीएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम दैट डज 500 कैलोरी ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग। हमें इंटरनल एनर्जी वर्क यहाँ पे अपन लिखते हैं Q प्लस W। तो ये बोल रहा है कि 500 कैलोरी ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग। तो 500 जो वर्क हो रहा है वो सराउंडिंग पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वर्क की वो हमको क्या लेनी, -500 लेनी, ठीक है। सराउंडिंग एंड 300 कैलोरी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। तो ये जो W है, Q है, ये क्या होगा, +300 होगा। इसको सोल्व करोगे 300 माइनस 500 तो कितना आएगा, -200 कैलोरी, क्योंकि कैलोरी में दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या जाएगा। तो ये तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आज अपन कितने 15 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अगले में हम 16 से लेके 30 तक कर लेंगे, जो भी टाइम मिलेगा जिसे एडजस्ट करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जेई और नीट में फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को लगाना है, मेरे साथ साथ लगाओगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे।